हाँ जी फ्रेंड, गुड आफ्टरनून आप सब लोगों को। कुछ प्रॉब्लम की वजह से आपकी कंटिन्यू क्लास नहीं हो पाई, और तो आज स्टार्ट करते हैं अगेन। आपको जो टॉपिक था इरिगेशन, उसमें हमने उसकी क्रिटिकल स्टेज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि प्लांट की ऐसी कौन कौन सी क्रिटिकल स्टेजेस है जिनको अपन देखकर ये आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ प्लांट को रिक्वायरमेंट है किसकी, वाटर की। ठीक है, और बेसिकली उन सिचुएशन पर, उन क्रिटिकल स्टेजेस पर अगर आप इरिगेशन नहीं करते हैं तो आपका जो प्लांट है या फिर आपका जो क्रॉप है वो क्या हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी, और उसका प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ऐसी कौन कौन सी क्रिटिकल स्टेजेस है जिन पर आपको क्या करना है, आपको इरिगेशन करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ वीट की। तो वीट की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्रिटिकल स्टेजेस है उनमें फर्स्ट है आपकी CRI। इसको अपन कहते हैं क्राउन रूट इनिशिएशन। दोबारा सुनना, क्राउन रूट इनिशिएशन, इसको हिंदी में कहते हैं शीर्ष जड़ जमाव। ठीक है, ये आती कब है, ये जो स्टेज है वो आती है जब आप शोविंग करेंगे इसकी, वीट की। तो वीट की शोविंग करने के बाद आफ्टर 21 डेज डे आफ्टर शोविंग, है ना। DS का मतलब क्या होता है, डे आफ्टर शोविंग। तो ये 21 डे आफ्टर शोविंग पे ये जो क्रिटिकल स्टेज है वो आपकी आती है। अगर स्टेज पर अगर आपने प्लांट्स को इरिगेशन प्रोवाइड नहीं की तो आपका प्लांट क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, और वहीं पर क्या हो जाएगी, वो डेड हो जाएगी, क्रॉप्स क्या हो जाएगी, आपकी डैमेज हो जाएगी और फूड और खराब हो जाएगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज जो है इसकी CRI स्टेज है, शीर्ष जड़ जमाव कहते हैं इसको। इसके बाद हम इसकी बात करें, इसमें मोस्टली 6 है ना इरिगेशन क्रिटिकल स्टेजेस होती है, जिसमें अपने वाटर अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम इरिगेशन करते हैं। अगर आपके पास 3 है इरिगेशन जितना पानी है तो आप उसके अकॉर्डिंग उन स्टेजेस पे से आप इरिगेशन करेंगे। अगर आपके पास 2 है, 2 ही इरिगेशन का पानी है तो भी आपको उसके अकॉर्डिंग करनी है, किन किन स्टेजेस पे आपको करनी है। अगर आपके पास सिंगल वाटर है, इसके अलावा आपको वाटर नहीं है, तो आपको वो जो अगर एक बार की चाहिए तो आप किस पे करेंगे, हमेशा CRI स्टेज पे करेंगे। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है CRI क्या होता है, CRI क्या होता है। ठीक है, तो CRI का दोबारा फुल फॉर्म सुन लेना, क्राउन रूट इनिशिएशन। ऑलराइट, सेकंड जिसकी स्टेजेस है, उसके बाद क्राउन हो गया, इसके बाद होती है टिलरिंग। टिलरिंग को अपन कहते हैं कल्ला निर्माण अवस्था। कल्ला निर्माण का मतलब क्या होता है, आपकी जो वीट का प्लांट है, उस वीट के प्लांट की जो रूट नोड्स होती है, उन नोड्स से जो लीव्स निकलती है इस टाइप से, ये क्या कहलाती है, आपकी कल्ला कहलाती है। तो सेकंड जो स्टेजेस होगी ये कौन सी होगी, टेलरिंग स्टेज होगी। टेलरिंग स्टेज कब आती है आपकी, ये आती है आपकी 40 to 45 डे आफ्टर शोइंग। ठीक है, थर्ड है आपकी जॉइंटिंग। जॉइंटिंग स्टेज को अपन कहते हैं गांठ अवस्था। ये कब आती है आपकी 60 to 65 डे आफ्टर शोविंग। ऑलराइट, फोर्थ जो है आपकी वो है फ्लावरिंग। ठीक है, मतलब पुष्पन अवस्था। ये कब आती है आपकी 80 to 85 डे आफ्टर शोविंग। इस तरह से कंटिन्यू चलती रहेगी। देन मिल्किंग स्टेज। मिल्किंग का मतलब क्या है, आपकी जो ग्रेन्स है वो ग्रेन्स कैसे हो जाएंगे आपके, काफी ज्यादा दुग्ध अवस्था, वो अगर आप उनको खाते हैं तो मिल्क जैसा उनके अंदर लिक्विड निकलता है, जिसके अपन मेनली क्या कहते हैं, उसको अपन दांगी कहते हैं ना। तो इस स्टेज पर ये होगी आपकी मिल्किंग, मतलब दुग्ध अवस्था। ये आती है आपकी 95 to 100 डे आफ्टर शोविंग। एंड लास्ट है आपके डफ, DOUGH। डफ का मतलब जब पका अवस्था, जब आपका जो प्लांट है वो क्या हो जाएगा, पक जाएगा। ये आती है आपकी 115 to 20 डे आफ्टर शोविंग। आप सबको इनको लर्न करना है, तो इसके अकॉर्डिंग ही आप कभी न कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगर बात करें, अगर आपके पास 3 इरिगेशन जितना है तो आप फर्स्ट किस पे करेंगे, CRI पे करेंगे, देन आप किस पे करेंगे, जॉइंटिंग पे करेंगे, और देन आप किस पे करेंगे, मिल्किंग पे करेंगे। ऑलराइट, अगर आपके पास 2 है, केवल 2 ही है, तो फर्स्ट आप किस पे करेंगे, CRI पे करेंगे, और सेकंड आप किस पे करेंगे, जॉइंटिंग स्टेज पे करेंगे। ऑलराइट, तो आपको ध्यान रखना है, कभी कभी एक क्वेश्चन पे पूछ लिया जाता है कि आपके पास 3 इरिगेशन जितना ही पानी है तो आप किन किन स्टेजेस पे आप बेसिकली इरिगेशन करना चाहेंगे। तो टोटल कितनी इरिगेशन स्टेजेस, इसकी क्रिटिकल स्टेजेस है वो 6 है, आपको याद रखना है अच्छी तरह से। ठीक है, इसके बाद है आपकी जो की बार्ले की, वो कौन कौन सी स्टेजेस है। फर्स्ट है टिलरिंग,
है ना, और सेकंड है आपकी फ्लावरिंग। ठीक है, इन दोनों स्टेज आपको क्या करनी है, इस पर इरिगेशन देनी है। देन थर्ड है आपका राइस फ्लावरिंग, और आप कह सकते हो ज्यादा मिल्किंग स्टेज। ठीक है, थर्ड राइस इंपॉर्टेंट है, इसकी बूटिंग स्टेज होती है। फर्स्ट जो है इसकी बूटिंग स्टेज होती है। बूटिंग स्टेज का मतलब क्या होता है, और इसके बाद है आपकी फिर मेज की जो नर मंजरी और मादा मंजरी है ना, इसको अपन कहते हैं बेसिकली सिल्किंग और टेसलिंग। सिल्किंग, नर मंजरी, सॉरी मादा मंजरी एंड टेसलिंग। ठीक है, इन दोनों पे आपको बेसिकली करनी होती है। सिल्क का मतलब जानते हो आप, सिल्क का मतलब आपने कभी देखा है ऐसा, कॉम देखा है आपने, भुट्टा, तो उस भुट्टे पे इस तरह से वो कुछ निकली हुई होती है ना, जिसको अपन बेसिकली ऐसे कहते हैं। इस तरह से वो कुछ फाइबर्स से निकले होते हैं जिनको अपन कहते हैं सिल्किंग या मादा, वो होती है आपकी मादा मंजरी। ठीक है, तो इन दोनों बेसिक स्टेजेस आपको क्या करना है, इरिगेशन करनी है। देन आपके है सोरगम, बाजरा, सॉरी जवार। जवार के लिए आपको जो देनी है वो है बेसिकली बूटिंग स्टेज, इसमें भी सेम यही है। सॉरी, इस पे आप जो देंगे वो बेसिकली होगी कि आपकी फ्लावरिंग स्टेज। ठीक है, इस पर, और इसके साथ अपन लिख देते हैं परमलेट, है ना, सोरगम और परमलेट, इन दोनों के साथ आपकी जो बेसिक स्टेज है वो है आपकी फ्लावरिंग स्टेज। बुटीक में उसमें आ गए ना, सॉरी राइस में आ गए। इसके बाद बात करें तो जो मूंगफली है, ग्राउंड नट है, उसकी जो क्रिटिकल स्टेज है वो है आपकी पैकिंग स्टेज, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आप लोग। उसके बाद जो शुगर केन है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है स्टेज वो होती है आपकी जर्मिनेशन स्टेज, और उसकी जो ग्रोथ स्टेज है वो क्रिटिकल स्टेज होती है। देन आफ्टर जो सोयाबीन है आपका, उसके लिए जो रिक्वायर्ड है वो है फ्लावरिंग स्टेज, एंड जो उसकी जो पॉट्स बनती है, फलियां बनती है, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। देन कपास के जो लिए, कॉटन के लिए फ्लावरिंग स्टेज और बॉल स्टेज, जिसको फलियां जो बनती है ना उसकी बॉल जिससे आपकी कॉटन निकलती है ना, वो स्टेज इसके लिए क्रिटिकल स्टेज होती है। इसके बाद तो ये थी आपकी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल स्टेजेस जो आपकी इरिगेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है प्लांट को। इसके बाद बात करते हैं, ये तो था आपका क्रिटिकल स्टेज के अकॉर्डिंग। देन अपन बात करते हैं सोइल मॉइस्चर, मृदा नमी के अनुसार, मृदा नमी के अनुसार या मृदा नमी के आधार पर आप कैसे मेजर करेंगे कि आपके प्लांट को रिक्वायर्ड है वाटर की। इसके बाद बात करें मृदा नमी के आधार पर, तो इस आधार पर जो बेसिकली आपकी 3 टाइप से आइडेंटिफाई होता है। फर्स्ट आपका जो है वो क्षेत्र क्षमता के आधार पर। क्षेत्र क्षमता क्या होती है? क्षेत्र क्षमता आपका जो सोइल है वो सोइल कितने वाटर को क्या कर सकती है, गेन कर सकती है ना। अपर जो लेवल होता है वाटर का, जब प्रिसिपिटेशन या वर्षण होता है तो वर्षण होने के बाद वाटर एंटर करता है, और वाटर जब उसके सारे पोर्स क्या हो जाएंगे, फुलफिल हो जाएंगे, तो वो जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी जो वाटर को ग्राउंड की ओर या ग्रेविटी फोर्स की ओर जाने से रोकती है, ठीक है ना, वो क्या कहलाती है? आपकी क्षेत्र क्षमता कहलाती है। ये कब होगा? जब इसके सारे पोर्स जो हैं वो अंडरग्राउंड सारे पोर्स क्या हो जाएंगे, सोइल के, वो क्या हो जाएंगे, फुलफिल हो जाएंगे। देन आपको जो वाटर है वो क्या कहाँ पर रहेगा? अपर लेयर पर रहेगा। वो क्या कहलाएगी? आपकी फील्ड कैपेसिटी कहते हैं इसको इंग्लिश में, फील्ड कैपेसिटी। ठीक है, तो इसका जो बेसिकली लेवल होता है ये कितना होता है? 1/3 1/3 बार, इसको मेजर करते हैं 1/3 बार से, है ना। इसका एक वॉल्यूम होती है इसकी। अच्छा, फील्ड कैपेसिटी आपकी कब आती है? 36 to 48 आवर्स के बाद, ठीक है। इतने टाइम के बाद क्या होती है? आपकी जो फील्ड कैपेसिटी आ जाती है ना। सेकंड है आपका वो है अवेलेबल वाटर, उपलब्ध जल कहते हैं इसको। अवेलेबल वाटर कहाँ होगा, किस बार पर होगा? तो ये होता है आपका 1/3 to 15 बार,
ठीक है। देन इसके बाद है आपकी थर्ड स्थायी उपलब्ध जल, है ना, सॉरी, स्थायी मलानी बिंदु। इसको कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। परमानेंट विल्टिंग पॉइंट होता क्या है एक्चुअल में, जब आपकी जो प्लांट है वो उसको अपन कितनी भी इरिगेशन दे, ठीक है ना, उसके बाद भी वो क्या नहीं हो पाए, वापस रेडी अप नहीं हो पाए, तो इस कंडीशन को अपन क्या कहेंगे, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहते हैं, ठीक है। एक होती है टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट। टेम्परेरी विल्टिंग पॉइंट में क्या होता है, आपका प्लांट ड्राई तो हो जाता है, लेकिन जब आप उसको वाटर प्रोवाइड कराते हो तो वो क्या हो जाएगा, बेसिकली वापस से रिन्यू हो जाएगा, रीग्रोथ करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी क्या कहलाती है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट कहलाती है। और ये कब आती है, आपकी आती है 15 बार पर। ऐसा कब होता है, जब आपका जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, परमानेंटली आउट ऑफ रूट्स निकल जाएगा, तो कंडीशन आती है आपकी परमानेंट विल्टिंग पॉइंट की, ठीक है। तो बेसिकली आपके कुछ मेजर्स पॉइंट थे जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इरिगेशन का पता लगा सकते हो, कैसे आपको इरिगेशन करना है ना। और नेक्स्ट जो पॉइंट है वो आपका हेडिंग है आपकी, एक आपकी फिनिश हो चुका है। इसके बाद है कि ऐसे कौन कौन से मेजरमेंट है, ऐसे कौन कौन से मेजर है, इक्विपमेंट्स है जिनके थ्रू आप पता लगा सकते हो इरिगेशन का, ठीक है। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है आपके, बताया था मैंने आपको, सोइल मॉइस्चर किससे अपन मेजर करते हैं, आंसर दीजिए, वो होता है आपका टेंसियोमीटर, है ना। तो फर्स्ट है आपका इक्विपमेंट्स, लिख देते हैं हम यहाँ पर, कौन कौन से इक्विपमेंट्स है जिनके थ्रू अपन क्या करते हैं, सोइल का मॉइस्चर मेजर करते हैं। फर्स्ट है आपका टेंसियोमीटर, ठीक है। टेंसियोमीटर, इसमें क्या होगा बेसिकली, तो टेंसियोमीटर क्या है आपका, टेंसियोमीटर इसको अपन कहते हैं एक तरह से, इसे ईरोमीटर भी कहते हैं, ठीक है। इस टाइप से एक रोड टाइप की होती है जो क्या करती है, आप इसको सोइल के अंदर एंटर करेंगे तो ये क्या करेगा, आपको उसकी जो मॉइस्चर लेवल है, जैसे मॉइस्चर को टच करता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आती है, एक रीडिंग के थ्रू ये आपको मेजर करके बता देगा कि कितनी डेप्थ तक आपकी सोइल में मॉइस्चर अवेलेबल है, ठीक है ना। तो इससे अपन क्या कहते हैं, ईरोमीटर कहते हैं इसको, ईरोमीटर कहते हैं। और इसकी जो सीमा होती है, लिमिट होती है, वो कितनी होती है, 0.5 इंच तक होती है, ठीक है। और ये किसके लिए सूटेबल है, ये आपकी सैंडी सोइल, मतलब बलुई मृदाओं के लिए क्या है, सूटेबल है, ठीक है। और अनसूटेबल किसके लिए है, ये आपकी जो सोल्टी सोइल्स होती है, मतलब लवणीय जो मृदाएं होती है, उन लवणीय मृदाओं के लिए क्या है, अनुपयुक्त है। आपको तो ये ध्यान रखना है कि बेसिकली क्वेश्चन यहाँ से पूछ जाते हैं, यहाँ से, ठीक है। इसके बाद है आपका जिप्सम ब्लॉक, सेकंड जिप्सम ब्लॉक। कुछ इस टाइप्स के ब्लॉक होते हैं जिन पे कुछ रोड्स लगे होते हैं, इन ब्लॉक्स को अपन क्या करते हैं, सोइल के अंदर डिग कर देते हैं, ठीक है। फिर जैसे ही मॉइस्चर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या करते हैं, अपना जो मेजर है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये सोइल जिप्सम ब्लॉक्स होते हैं, ध्यान रखना। इसके बाद है आपके न्यूट्रॉन सॉइल मेजरमेंट, थर्ड न्यूट्रॉन मृदा नमी मापक, ठीक है। ये भी वो सेम वही होता है, इसमें न्यूट्रॉन्स जो आपके सोइल में एंटर किए जाते हैं किसी थ्रू वायर के द्वारा, तो अगर न्यूट्रॉन्स किसी वाटर पार्टिकल से टच होकर अगर वो अपनी एनर्जी को लॉस कर देते हैं या फिर कहीं मूव कर जाते हैं तो उसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, मेजरमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है प्रेशर प्लेट, प्रेशर प्लेट मेथड, ठीक है। और आपका जो नेक्स्ट फिफ्थ मेथड है वो है आपका प्लांट डेंसिटी, ठीक है, पादप घनत्व बढ़ाकर।
चलो इसके बाद बात करते हैं हम इरिगेशन मेथड्स की। कौन कौन सी इरिगेशन मेथड्स है जो अप्लाई करते हैं मोस्टली। तो आपकी टू टाइप की इरिगेशन मेथड है, सरफेस इरिगेशन मेथड है ना, और सेकंड है आपका सब सरफेस इरिगेशन मेथड। तो सरफेस इरिगेशन मेथड है उसमें इम्पोर्टेंट मोस्टली अपन सरफेस इरिगेशन करते हैं। जैसे कि जो फार्मर्स होते हैं इतने ज़्यादा डेवलप नहीं है तो वो क्या करते हैं, सरफेस इरिगेशन मेथड को ही अप्लाई करते हैं। तो इसमें जो बेसिकली आपकी जो कौन कौन सी सब मेथड्स है उसमें आते हैं फ्लडिंग। फ्लडिंग का मतलब क्या होता है, जो बेसिकली राइस के लिए अपन ये इरिगेशन मेथड यूज में लेते हैं। इसमें क्या होगा, आपकी जो फील्ड है उस फील्ड को अनकंट्रोल्ड वाटर किया जाता है, फ्लो किया जाता है, और कम्प्लीटली आपकी जो फार्म है उसको वाटर से कम्प्लीटली क्या कर दिया जाएगा, फुल अप कर दिया जाएगा, और उसके देन आफ्टर उसके बाद क्या किया जाएगा, आपकी क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली ओनली सिंगल क्रॉप है वो आपकी राइस, जो इस तरह की कंडीशन में ग्रोथ करती है। ठीक है, उसके लिए कम्प्लीटली क्या करना चाहिए, आपका वाटर अवेलेबल होना चाहिए। सेकंड जो है आपका वो है आपका चेक बेसिन, जिसको अपन कहते हैं क्यारी विधि। इसमें क्या होता है, आपके फार्मर्स जो है वो फील्ड को छोटी छोटी क्यारियों में है ना, सेक्शंस में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। जस्ट लाइक मैं आपको बताना चाहूंगा, इस टाइप से एक आपका ये फील्ड है, इस फील्ड में आप इस तरह से वो क्या कर देते हैं, उसको फील्ड को छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड कर देते हैं। क्या कहलाती है आपकी, वो चेक बेसिन मेथड कहलाता है। देन आफ्टर आपकी बॉर्डर स्ट्रिप भी क्या होता है कि ये लॉन्ग स्ट्रिप तो होती है ना, ध्यान देना आप, ये आपका फील्ड है, इसमें लॉन्ग स्ट्रिप तो होती है लेकिन इसमें ये लेटरल स्ट्रिप नहीं होती है। ठीक है, जिससे आपका जो ये वाटर है वो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली फ्लो होता है, इसमें रुक रुक के पानी नहीं जाता है। ठीक है, डायरेक्टली वाटर क्या होता है, फ्लो होता है। लेकिन ये जो मेथड है, ध्यान देना आप, अच्छे से ध्यान से सुनना है ना, ये जो मेथड है आपका बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, ये उन्हीं एरियाज के लिए सूटेबल है जहाँ की जो लैंड है वो क्या नहीं है, स्लोप ही नहीं है। अगर आपकी लैंड में थोड़ा भी स्लोप है, ढाल है, ढलाव है, तो ये मेथड आपके लिए सूटेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो वाटर है वो क्या हो जाएगा, रन ऑफ हो जाएगा। क्योंकि स्लोप है तो ऑब्वियसली आपकी सॉइल को प्रॉपर तरीके से वो डीपली इरिगेट नहीं कर पाएगा, और वो क्या हो जाएगा, अपर सरफेस से फ्लो आउट हो जाएगा, और क्रॉप्स कैसे रह जाएगी, आपकी अनग्रोथेबल रह जाएगी। ठीक है, तो फ्लडिंग हो गया, चेक बेसिन हो गया, बॉर्डर स्ट्रिप हो गया। देन रिंग मेथड जो इरिगेशन का है, रिंग मेथड अपन क्या करते हैं, जितने भी आपकी जो गार्डन्स वगैरह है उन गार्डन्स में रिंग मेथड यूज में लेते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, आपका जो ट्री है उसके अराउंड नो थोड़ा सा रोड के पास क्या करेंगे, एक रिंग का एक बनाते हैं, तो वो क्या कहलाती है, आपकी रिंग मेथड कहलाती है। और फ्यूरो मेथड जो होता है वो भी आपका इसी के काम आता है। मतलब क्या होता है, जैसे आपका जो फील्ड है, इस फील्ड में इस तरफ से ऐसी रिज में बना दिया जाता है, रिज का मतलब मेड़ बना दी जाती है, ऊंची सी मेड़ बना दी जाती है। उन दो मेड़ के बीच में क्या होती है, छोटी सी नाली बनती है, उस नाली में क्या करते हैं अपन, इरिगेशन करते हैं। और बेसिकली ये किसके लिए सूटेबल है, ये आपकी जो फ्यूरो मेथड है, इसको अपन थाला या कुंड विधि कहते हैं, ये आपकी गन्ना की जो फसल है उस फसल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो वन बाय वन अपन स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है आपकी वो है फ्लडिंग मेथड, है ना। फ्लडिंग मेथड किसके लिए इम्पोर्टेंट है, वो है राइस के लिए। ठीक है ना, ये जो फ्लडिंग मेथड है ये आपके राइस के लिए सूटेबल है। इसमें क्या होता है, ये इसकी जो हानि है, इसका जो लॉस है वो क्या है, कि इसमें क्या होता है, वाटर का अधिक लॉस होता है ना। तो लिख देंगे यहाँ पर हम, पानी की अधिक हानि। डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है इनसे। ठीक है, ऐसी कौन सी विधि है जिनसे पानी की सबसे ज्यादा हानि होती है, या फिर फ्लडिंग मेथड किसके लिए सबसे सूटेबल है ना, किसी भी टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, आप रेडी रहे। सेकंड जो है आपकी चेक बेसिन, क्यारी विधि, ये किसके लिए सूटेबल है, ये मोस्टली आपकी जो है गेहूं व्हीट के लिए और आपकी कॉटन के लिए, इन दोनों के लिए काफी सूटेबल है। ठीक है, और इसके बाद इसके लिए बेसिकली जो सॉइल है वो कैसी होना चाहिए, वो होना चाहिए आपकी चिकनी या मटियार, लेटराइट सॉइल है वो सॉइल क्या होती है, इसके लिए सूटेबल होती है। इसका जो एक लॉस है वो क्या है, हानि अपन कह सकते हैं, वो हानि क्या है कि इसमें आपकी लैंड की जो है वो रिक्वायरमेंट, जो लैंड जो है वो जो अपन बनाते हैं, क्यारी बनाते हैं, उसके अंदर उसका यूज आ जाता है। तो थोड़ी क्या होती है, एक तो लैंड भूमि और दूसरी जो है आपकी वो जो लेबर है ना,
लेबर, उस लेबर की क्या होती है, हानि होती है। और तीसरी जो है इसमें टाइम भी क्या लगता है, समय भी क्या लगता है, ज़्यादा लगता है। ऑलराइट, थर्ड जो है आपकी ये है सीमांत पट्टी, बॉर्डर स्ट्रिप कहते हैं इसको अपन, सीमांत पट्टी बॉर्डर स्ट्रिप। बताई दिए इसमें क्या होता है ना। तो इसमें क्या है कि इसमें सिंचाई जो है वो क्या होती है, शीघ्र हो जाती है, आसानी से हो जाती है ना। बताइए कैसा होता है, लंबे लंबे स्ट्रिप के अंदर इसको अपन डिवाइड कर देते हैं। लेकिन और ये किसके लिए सूटेबल है, ये आपकी जो कुकुरबिटेसी होती है ना, कुकुरबिटेसी है ना, जो ककड़ी, खीरा, खरबूज, इनके लिए कुकुरबिटेसी फैमिली की जो क्रॉप्स है, कुकुरबिटेसी क्रॉप्स के लिए क्या है सूटेबल है। ठीक है, नेक्स्ट रिंग मेथड, फोर्थ वन जो मेथड है आपका वो कौन सा है, रिंग मेथड। बताई दिया मैंने क्या होता है। इसका यूज हम कहाँ करते हैं, उद्यान या जो आपके गार्डन्स होते हैं ना, बगीचों में। में किया जाता है ना। आप कह सकते हैं जो आपके फल वृक्ष होते हैं, उन फल वृक्षों में इरिगेशन के लिए इसी मेथड का, वले मेथड का अपन यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका जो फिफ्थ है वो है आपका फ्यूरो मेथड। फ्यूरो मेथड है ना, कूड़ विधि। कूड़ विधि मैंने बताया आपको किस में होती है, बेसिकली यूज में ली जाती है। ये आपकी ली जाती है शुगर केन के अंदर। और इसमें क्या होगा, ये किसके लिए यूजेबल है, जो वे क्रॉप्स जो कि इसमें ग्रो की जाती है, जो लाइंस में उगाई जाने वाली फसलों के लिए ये सूटेबल है। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो है वो है आपका, बता ही दिया, गन्ने के लिए, कपास के लिए है ना। किस किस के लिए है, एक बार लिख देता हूं मैं, शुगर केन के लिए, ठीक है, और कॉटन के लिए, एक सेकेंड, शुगर केन के लिए, कॉटन के लिए, ठीक है, और इसके अलावा पोटैटो के लिए, इनके लिए क्या है, ये सूटेबल है। इसमें क्या होगा आपकी, इसमें एक तो वाटर की सेविंग होती है, पानी की बचत होती है, ठीक है, और साथ के साथ इसमें क्या होता है, लेबर भी, श्रम की बचत होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, इसमें आपकी वही जो लैंड है वो ज्यादा यूज में आती है ना। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपका जो कूड़ है, वो जो गहराई है, उसकी कूड़ की गहराई कितनी होती है बेसिकली, तो आपको ध्यान रखना है 20 to 30 सेंटीमीटर उसकी गहराई होती है। जैसे ये दो लाइन्स है ना, इस तरह से दो लाइन्स होती है, इन लाइन्स के बीच का जो ये स्पेस है, इन स्पेस में क्या करते हैं अपन, इरिगेशन करते हैं। ये कहलाता है आपका कूड़, फ्यूरो, ठीक है ना, ये आपका फ्यूरो कहलाता है। देन अच्छा, इसमें अपन कितना वाटर फिल करेंगे, तो वाटर फिल कितना करते हैं, जैसे सपोज दैट ये ऐसे अबव तक होती है ना, ऐसे स्टैंड टाइप में होती है, तो इसका जो 2-3 पार्ट है, 2-3 पार्ट, 2-3 भाग पर क्या करते हैं अपन, सिंचाई करते हैं, मतलब वहां तक फिल, उसको वाटर को फिल करते हैं। 2-3 पार्ट क्या करते हैं अपन, सिंचाई, इसकी गहराई जो है उस गहराई तक क्या करते हैं, सिंचाई करते हैं, है ना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स थे आपके सरफेस मेथड। इसके बाद बात करते हैं अपन सब सरफेस मेथड की, है ना। सब सरफेस मेथड की, अगर आप लोगों को, बच्चों की, आप लोगों का किसी भी चीज में प्रॉब्लम आए, कोई चीज समझ में नहीं आए, तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हो, ठीक है, कि सर ये प्रॉब्लम है या ये वाली बात हमें समझ में नहीं आई। मैं अगेन जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको क्लियर कर दूंगा। सब सरफेस जो मेथड है उसमें बेसिकली आपके 2 मेथड्स यूजेबल है ना, सब सरफेस में। कौन कौन से, एक तो स्प्रिंकलर मेथड फर्स्ट, है ना, फव्वारा विधि, और दूसरी है आपकी ड्रिप सिस्टम,
ड्रिप मेथड, बूंद बूंद सिंचाई विधि। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखते हैं स्प्रिंकलर विधि, फव्वारा विधि। इसमें क्या होगा, बेसिकली ध्यान रखना आपको, एक इन लैंड के लिए सूटेबल है। तो ये जो है बेसिकली आपकी उन लैंड्स के लिए सूटेबल है जो कि क्या होती है, अनडोलेटेड होती है, अनलेवल्ड होती है ना। उनके लिए क्या होती है, ये इजी मेथड है। और सेकंड थिंग, इसमें क्या होगा, आपकी जो वाटर की सेविंग होती है, और इसमें एक बार पाइप को, अगर अपन पाइप्स को बिछा देते हैं तो वो पाइप्स क्या होते हैं, फिर वापस उनको जब उठाते हैं, है ना, मतलब जब क्रॉप कंप्लीट हो जाती है तब भी वो क्या होते हैं, उसके अंदर अपन उनको उठा लेते हैं। बस इंपॉर्टेंट यही है कि इसके अंदर आपकी जो वाटर की सेविंग होती है। और क्या क्या होता है देखते हैं, किन के लिए इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल समतल भूमियों के लिए, ठीक है, या फिर जो ढलान वाली भूमि होती है, ढलान वाली स्लोप वाली जो भूमि होती है, लैंड होती है, उनके लिए सूटेबल है। सेकंड थिंग, ये राइस को छोड़ करके, है ना, राइस को छोड़कर सभी के लिए क्या है, यूजेबल है। इसका उपयोग सभी के लिए अपन कर सकते हैं। चलो इसके बाद बात करते हैं हम सब सरफेस मेथड की। सब सरफेस में आपके दो प्रकार के होते हैं, स्प्रिंकलर होता है और ड्रिप मेथड होता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, फर्स्ट अपन देखते हैं स्प्रिंकलर या फव्वारा विधि। मैंने बताया आपको, ये अंडुलेटेड लैंड्स के लिए होती है, स्लोपी लैंड्स के लिए होती है, राइस को छोड़कर सभी लैंड्स के लिए क्या होती है, यूजेबल होती है। और पानी देने की इसमें जो रेट होती है वो क्या होती है, 100 लीटर पर हावर इसकी रेट होती है। ठीक है, और इसका जो प्रेशर होगा वो क्या होगा, 2.5 kg पर सेंटीमीटर क्यूब के अकॉर्डिंग इसका प्रेशर होता है। हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। इसमें जो वाटर की सेविंग होती है 40% होती है, और इसकी जो कैपेबिलिटी है, दक्षता है, वो कितनी होती है, पोटेंशियल कितना होता है इसका, 80% इसका पोटेंशियल। दक्षता से यहाँ पर मतलब है कि जो सोइल में अपन जो पानी दे रहे हैं वो पानी प्लांट्स को कितना अवेलेबल हो रहा है ना। तो इस मेथड से अगर अपन करते हैं इरिगेशन तो 80% तक वो जो प्लांट उसको वाटर को गेन करता ही है। ठीक है, सर्वाधिक इसका जो यूज है वो कहाँ पर होता है, आपके झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान में, वो वहां पर सर्वाधिक फव्वारा सिंचाई विधि का यूज किया जाता है। और इसमें क्या है होगा, इसमें जो आपकी जो सरफेस मेथड जो होता है, सतही विधि होती है, उसकी अपेक्षा 1.5 to 2 मल्टीपल गुना अधिक इसमें जल का यूज होता है। सेकंड बात करें बूंद बूंद ड्रिप सिंचाई विधि, इसका जो डेवलपमेंट विकास हुआ था, ये जो स्टार्ट की गई थी वो की गई थी इजराइल से, कंट्री है 1940 के अंदर, 1940 में। इसकी जो वाटर आउटलेट जो रेट होती है, जल निकास दर है, वो 15 से 20 लीटर पर हावर के अकॉर्डिंग होता है। इसमें सेविंग जो होती है वाटर की, वो 50 to 70% तक वाटर की सेविंग होती है। क्योंकि इसमें क्या होगा, जो इसमें पाइप्स होते हैं, उन पाइप्स में हर एक प्लांट की जो रूट होती है, उन रूट के पास ही क्या होता है, एक छोटा सा छिद्र होता है, पोर है ना, होता है। तो वहीं से क्या वाटर जो है आपके ड्रॉप करके वो क्या करता है, प्लांट को पलटता है। तो अदर जो सरफेस है वहां तक वाटर मिलेगा नहीं। ठीक है, तो वो जो वाटर की जो लॉस है वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। और साथ ही साथ इसमें जो वीड्स की प्रॉब्लम होती है मेनली जो आपकी फील्ड में, वो वीड्स की प्रॉब्लम में क्या हो जाएगी, फिनिश आउट हो जाएगी। थर्ड, इसकी जो वाटर यूजेबल जो कैपेसिटी है वो कितनी है, 95% आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आपका प्लांट जो है उस वाटर को गेन करेगा। और इसके बाद ये किसके लिए यूजेबल है, ये आपकी जो लेवल्ड लैंड होती है, समतल भूमि होती है, उनके लिए। और जहाँ पर आपके जो ड्राई एरियाज होते हैं, कम पानी वाले क्षेत्र होते हैं, उनके लिए ये मेथड क्या होता है, सबसे ज्यादा उपयोगी होता है। ठीक है, भारत में सर्वाधिक जो इसका जो यूज होता है वो होता है महाराष्ट्र के अंदर। इंडिया में सर्वाधिक कहाँ होता है, भारत में महाराष्ट्र के अंदर होता है, और अपने राजस्थान में तो वैसे इसका यूज किया जाता है ना। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज क्या, कि इसके जो इसमें समस्या आती है कि आपके जो पोर्ट्स हैं वो पोर्ट्स क्या हो जाएंगे, जंग खा जाते हैं ना, वो ब्लॉक हो जाते हैं। तो उन ब्लॉक जो आप उसको ब्लॉक को होने से रोकने के लिए क्या करेंगे, सोडियम हाइपोक्लोराइड, ध्यान रखना, नाम याद इसका, सोडियम हाइपोक्लोराइड या HCl, है ना, इन दोनों का नाम याद रखना। सोडियम हाइपोक्लोराइड या फिर HCl, इन दोनों का अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। और इन दोनों मेथड्स का एक और यूज है फव्वारा विधि, स्प्रिंकलर उसका, कि आप क्या करेंगे, इनके साथ डायरेक्टली फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं एज लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो वो भी डायरेक्टली आप क्या होंगे,
उनका जो लैंड में जो लॉस है इवोपोरेशन के थ्रू जो लॉस है वो लॉस क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा। और कम्प्लीटली आप जितने भी जो फर्टिलाइजर या केमिकल यूज करना चाहते हो वो डायरेक्ट आपके कहाँ तक पहुंचेंगे, आपकी क्रॉप्स तक वो पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये था आपका इरिगेशन का चैप्टर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कंटिन्यू इस क्लास को आप देखते रहें। हो सकता है इसमें कभी कभी मेरे को टाइम नहीं मिले तो मैं नहीं ले पाता हूँ, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि मैं जितना टाइम हो सके उतना टाइम आपको दूंगा। ठीक है, तो इन बेसिकली इन दोनों मेथड से इरिगेशन से आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से देखना और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें आपके लिए क्वेश्चन ही लेके आऊंगा। तो दोनों टॉपिक हो गया आपके कौन कौन से, एक तो इरिगेशन वाला टॉपिक और लास्ट जो टॉपिक था आपके, उन दोनों टॉपिक को मिलाकर मैं अब क्वेश्चन लेके आऊंगा। तो तब तक के लिए बाय। और चैनल को अगर कोई नया बच्चा इससे जुड़ता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और लाइक तो तुम करते ही नहीं हो, वैसे करना भी चाहिए तुम्हें, क्योंकि इतनी मेहनत में मेरे लिए नहीं कर रहा, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि जो ये पीरियड है तुम्हारे लिए तो उसका तुम सही यूटिलाइज कर सको। जिसने भी पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसने पढ़ लिया तो उसका भी एक तरह से क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ऑलराइट, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।